जय हिंद। आज की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पहली क्लास में हम बात कर चुके थे कि राष्ट्रपति के जो आर्टिकल 52 है वो क्या होते हैं, 53 क्या है, 54 क्या है। 54 तक हम बात कर चुके थे, यानी निर्वाचन जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें भाग कौन कौन लेगा और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है और कौन कौन व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करते, इस पर हम बात कर चुके थे। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल 55 क्या है, क्योंकि 54 में था राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उसी की रीति के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 55 में। ठीक है, और आर्टिकल 55 में हम ये भी बात कर चुके थे कि जो आर्टिकल 55 के जो खंड है वो कौन कौन से हैं। देखिए, आर्टिकल 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। ठीक है, और ये हम बता चुके थे आपको कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है उसको हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में उसको लिया। तो लेना और देना संविधान में ये बात अलग है, लेकिन हमने सिर्फ प्रेरित वहां पर होकर के हमने उसको संविधान में लिया। तो हमने 55 को कहां से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया। लेकिन आर्टिकल 55 को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 55 का खंड 1 क्या है और आर्टिकल 55 का खंड 2 क्या है और आर्टिकल 55 का खंड 3 क्या है। चलिए देखते हैं। 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक रूपता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में समतुल्यता होनी चाहिए, समतुल्यता, समतुल्यता होनी चाहिए। और थर्ड में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो आनुपातिक, आनुपातिक मत प्रणाली के एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। जो कैसा होगा, जो गुप्त मतदान द्वारा होगा, गुप्त मतदान राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 54 में हम बात कर चुके थे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात इनडायरेक्ट होता है। और आपसे एक क्वेश्चन है हमारा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए हमको कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष क्यों होता है। अप्रत्यक्ष क्यों ऐसा है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो सभी लोग इसमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अगली वीडियो में जो यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई है वो क्यों की गई है, क्यों होता है, तो उसको मैं बता दूंगा। लेकिन आप अगर आपको मालूम है तो प्लीज आप सभी लोग उसको कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए, अब इसका मतलब क्या है, पहले इसको हम समझते हैं थोड़ा आसान भाषा में कि आर्टिकल जो 55 का खंड 1 है उसमें एक रूपता, क्या इसका मतलब है। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आर्टिकल 54 में हम बात कर चुके कौन कौन भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो हमारे 28 राज्य और जो हमारे 2 यूटी हैं जो भाग लेते हैं वो सभी राज्यों से आते हैं, क्योंकि राज्यों के जो एमएलए हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो उसमें कहा गया कि अगर कोई भी एक राज्य के लिए जो नियम लागू हो रहा है वह सभी राज्यों के लिए वही रूल्स लागू होगा, वही नियम लागू होगा, क्योंकि उसमें एक फार्मूला होता है मत मूल्य निकालने का, मत मूल्य बराबर करने का एमपी और एमएलए का। तो जो मत मूल्य यूपी में लागू होगा वही मत मूल्य का जो फार्मूला है वो हर राज्यों में लागू होगा। इसका मतलब यह है कि जो मत मूल्य निकालना है वो सभी के लिए क्या होगा, एक रूपता होगी, अर्थात सभी के लिए एक समान रूप से वह नियम लागू होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, एक रूपता, अर्थात जितने भी हम एमएलए के मत मूल्य निकालते हैं अलग अलग राज्यों के, वही फार्मूले से प्रत्येक राज्य के मत मूल्य निकाले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है समतुल्यता। समतुल्यता का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में एमएलए और एमपी पार्टिसिपेट करते हैं तो उस कंडीशन में एमपी का मत मूल्य निकलता है अलग और एमएलए का मत मूल्य अलग निकलता है, दोनों का फार्मूला अलग होता है। मैं फार्मूला जिक्र यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि ये जो आपके एग्जाम होते हैं वहां पे फार्मूला आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ अगर पीसीएस मेंस आप दोगे
तो उस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि जो प्रक्रियाएं जो रीति हैं वो क्या क्या होती है, उसको आप समझाइए। तो पीसीएस मेंस के लिए मैं अगर आपका प्यार मिलेगा इस वीडियो के अंतर्गत तो मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए यहां पे क्या होगा कि एमपी और एमएलए का जो अलग अलग मत मूल्य निकाला जाएगा उनको बराबर किया जाएगा। तो यहां पे कहा गया है कि एमपी और जो एमएलए होंगे उनके मत मूल्य में क्या होगी, समतुल्यता होगी, अर्थात जब मत मूल्य निकाला जाएगा तो उनको दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, समतुल्यता का। उसके बाद आता है हमारा 53 का खंड थर्ड कहता है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उनकी जो निर्वाचन की मत प्रणाली होगी कैसी होगी, आनुपातिक मत प्रणाली। अब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा सॉरी, ये अनुपातिक मत प्रणाली क्या है। देखो निर्वाचन अगर करने की बात करें या कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो जो व्यक्ति जो कैंडिडेट होता है, जो कैंडिडेट कोई वोट करता है, ऐसे कोई अगर मतदाता है और वो कैंडिडेट को वोट करने जा रहा है तो दो प्रकार से वोट कर सकता है। या तो वो कर सकता है अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, या तो हमारा एक और होता है जिसे कहते हैं सबसे पहले खंबा छूने की रीति। एक रीति होती है सबसे पहले खंबा छूने की रीति। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है वो, ठीक है। देखिए क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या है अनुपातिक मत प्रणाली और जो खंबा छूने की रीति वो क्या है। मैं दो कॉलम बना रहा हूं, एक में लिख रहा हूं अनुपातिक मत प्रणाली और एक में लिख रहा हूं सबसे पहले खंबा छूने की रीति। अब इस अनुपातिक मत प्रणाली से किस किस व्यक्ति का निर्वाचन होता है या किस किस पदाधिकारी का निर्वाचन होता है, तो इससे हम बात कर लें कि राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गए, और किसका होगा, उपराष्ट्रपति का होगा। उपराष्ट्रपति का इसी प्रणाली के द्वारा होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका भी ऐसे होता है। और जो एमएलसी होते हैं, एमएलए नहीं, एमएलसी के जो मेंबर होते हैं उनका भी निर्वाचन इसी के द्वारा होता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले जो खंबा छूने की रीति है, इसका निर्वाचन, इसकी जो पद्धति है, इसकी जो प्रणाली है, इससे किसका चुनाव होता है, तो हमारे जो गांव के मुखिया होते हैं यानी प्रधान जी होते हैं, प्रधान जी उनका होता है। और जो हमारे एमपी होंगे, एमपी ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका निर्वाचन इसी से होता है। और एमएलए का होता है, एमएलए, ठीक है। एमएलए का निर्वाचन भी कैसे होता है, उसकी जो रीति होती है उसको बोलते हैं सबसे पहले खंबा चुनने की रीति, इसी के द्वारा होता है। उसके बाद जो हमारे सॉरी इसके बाद जो आएंगे, जैसे हम स्थानीय सरकार की बात कर लें उसमें प्रधान जी भी आ जाएंगे, नगर निगम, नगर निकाय, जिला पंचायत, ठीक है, बीडीसी, ये सभी जो रीति होंगी उसको हम बोलते हैं सबसे पहले खंबा छूने की रीति, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, तो अनुपातिक मत प्रणाली में यहां पे क्या होगा, कोई व्यक्ति जब खड़ा होगा तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को आधे से एक अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी इसमें अगर जो व्यक्ति यानी बहुमत के लिए आधे से एक अधिक मत जो पाएगा वही क्या होगा, विजयी होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे सबसे अधिक मत जिसको मिलेगा वह व्यक्ति तुरंत जीत जाएगा, ठीक है। और अगर अंतर निकालें तो और अंतर क्या हो सकता है इसमें अगर अंतर की बात कर ले तो इसमें कोई भी व्यक्ति अगर वोट करेगा तो वो किसको वोट करेगा, किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है। लेकिन यहां पे जब कोई व्यक्ति वोट करता है तो वह व्यक्ति कैंडिडेट को वोट करता है जो व्यक्ति खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, से हमने कहा कि कोई व्यक्ति अगर आया, कोई व्यक्ति मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, तीन व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े हैं, तो हमने मान लीजिए कोई एक व्यक्ति वोट करने गया तो वो सोचा कि भैया ए सबसे अच्छा हमको लग रहा है, ये अच्छा काम करेगा, तो इनको वोट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो तीन व्यक्ति खड़े हैं एबीसी, तो जो व्यक्ति जाएगा वोट करने वो तीनों को वोट करेगा। कैसे, वरीयता क्रम के आधार पर वोट करेगा कि पहले नंबर पर कौन बन जाए, बी बन जाए, दूसरे नंबर पर सी बन जाए, तीसरे नंबर पर ए बन जाए। तो अनुपातिक मत प्रणाली और जो सबसे पहले खंबा छूने की रीत होती है, यहाँ पे ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे देखते हैं, अगला हमारा जो है वो क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वो होती है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि अगर कोई तीन व्यक्ति खड़ा है, कोई तीन व्यक्ति
चुनाव के लिए कोई व्यक्ति खड़ा है और अगर जो व्यक्ति उसे वोट करने जाएगा वो वैधता क्रम के आधार पर उस व्यक्ति को चुनेगा। जैसे हमने यहां बताया कि 3 व्यक्ति हैं और कोई एमपी या एमएलए वोट करने जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वैधता क्रम के आधार पर चुनेगा। इसी को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि अधिकतर हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अधिकतर हमारे पर क्योंकि प्रथम मतगणना चक्र के ही द्वारा जो हमारे राष्ट्रपति थे वो बन गए। लेकिन 1969 में एक बार ऐसा हुआ जब बीबी गिरी जो राष्ट्रपति बने, वो द्वितीय मतगणना चक्र के द्वारा उनको राष्ट्रपति बनाया गया। क्योंकि पहले मतगणना चक्र में किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और किसी को बहुमत पहले मतगणना चक्र में प्राप्त नहीं होगा तो द्वितीय मतगणना चक्र स्टार्ट की जाएगी। और भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति हुए बीबी गिरी, जिन्होंने पहले मतगणना चक्र में नीरज संजीव रेड्डी को हरा करके दूसरे मतगणना चक्र में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। जैसे हमने कहा कोई 3 व्यक्ति यहां पे राष्ट्रपति के लिए खड़ा है, कोई 3 व्यक्ति है। मान लेते हैं कोई ए है, बी है और सी है। ये व्यक्ति उम्मीदवार है किसके, राष्ट्रपति के लिए, और एमपी और एमएलए क्या करेंगे, इनको वोट करेंगे। अब मान लो कोई पहला व्यक्ति आया, का एमएलए आया, इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति बनने चाहिए वो इनको फर्स्ट वैधता दी, इनको थर्ड दी, इनको सेकंड दे दी। कोई खा व्यक्ति आया और ये कहा कि नहीं भैया जो ए वाले हैं, ठीक है, इनको बनना चाहिए पहला, इनको बनना चाहिए सेकंड, इनको बनना चाहिए थर्ड। ठीक है, कोई गाग व्यक्ति आया और कहा कि ए वाला है, इनको पहले क्रम पर रखा जाए राष्ट्रपति बनने के लिए, इनको थर्ड, इनको सेकंड। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें ज्यादा वैधता फर्स्ट क्रम किसको मिल रही है, ए को मिल रही है। इसलिए राष्ट्रपति कौन बन जाएगा ए क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन भारत में अधिकतम प्रथम मतगणना चक्र में राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी राष्ट्रपति हैं, जैसे हम बात कर लें पहले 1969 में ऐसा हुआ जब द्वितीय मतगणना चक्र में राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी। अब हुआ क्या, देखिए पहले ध्यान से, द्वितीय मतगणना चक्र जब स्टार्ट होगी, यानी पहले मतगणना चक्र ये हो गई, पहले मतगणना चक्र में किसी व्यक्ति को यहाँ पे बहुमत किसी को नहीं मिला। बहुमत अगर नहीं मिलेगा तो द्वितीय मतगणना चक्र करवाई जाएगी और उसमें क्या किया जाएगा, जो सबसे कम मत मूल्य पाएगा, जो सबसे कम वोट पाएगा, उस वोट को 2 व्यक्तियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी उसमें ट्रांसफर करके फिर देखा जाएगा कि किसका अधिक वोट हो रहा है, जिसका आधे से एक अधिक वोट हो जाएगा उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो 1969 में ऐसा हुआ। 1969 में कब हुआ था, 1969 में ऐसा हुआ जो द्वितीय मतगणना चक्र में भारत के राष्ट्रपति बने थे, जिनका नाम था वीवी गिरी। क्या नाम था, वीवी गिरी। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, जो प्रथम मतगणना चक्र में आगे थे किससे, वीवी गिरी से, लेकिन द्वितीय मतगणना चक्र में यह इनसे पीछे हो जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं वीवी गिरी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा आर्टिकल्स है, अगला आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या कहता है, चलिए लिखिए आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या है, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, जो राष्ट्रपति है उनका जो कार्यकाल है वो क्या होगा। तो आर्टिकल 56 इस बात की बात करता है। देखिए कार्यकाल की बात करें तो जो राष्ट्रपति है वह शपथ ग्रहण करने की तारीख से, शपथ ग्रहण करने की तारीख से
5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। लेकिन मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल स्टार्ट कब से होता है, तो क्या बताओगे? जब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे तभी से उनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। लेकिन 5 वर्ष के अंदर या 5 वर्ष के पहले हो सकता है कि क्या हो जाए, ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए हो जाए कि उनकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो गई, या मृत्यु हो जाने पर या उनको पद से या उनको क्या किया जाए, त्याग पत्र देना हो, या वो त्याग पत्र दे देते हैं। और अगर त्याग पत्र देते हैं तो बताओ किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। उपराष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र देंगे, या उनको महाभियोग द्वारा उनको पद से हटा दिया जाए। अब ये महाभियोग क्या है, इम्पीचमेंट क्या है? तो इनका जो उल्लेख है ये कहां पे है? महाभियोग शब्द का उल्लेख केवल राष्ट्रपति के लिए है, और ये आर्टिकल 61 में है। और इसको हमने लिया कहां से? हमने लिया है इसको अमेरिका के संविधान से। ठीक है, क्या होता है आगे हम बात करेंगे। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है, लेकिन उसके पहले अगर उनकी मृत्यु हो जाए या वो अपना त्याग पत्र दें, किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, या उनको महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया जाए, तो उस कंडीशन में आर्टिकल हमारा 65 कहता है, क्या कहता है? जो आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 65 कहता है कि उसके दौरान उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करेंगे। कब तक के लिए? 6 माह तक के लिए। ठीक है, कब तक के लिए? 6 माह के लिए। और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, किसमें? आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण खाली हो रहा है तो 6 माह के अंदर पुनः उसको भर लिया जाना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे आर्टिकल 65 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति के किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाए, या उनको त्यागपत्र दे दिया जाए, या वो त्यागपत्र दे रहे हैं, या महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और कब तक? 6 माह तक। क्या ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हो चुका है। और कब तक हुआ है बताओ? 3 बार ऐसा हुआ है हमारे यहाँ पे। 3 हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो काम कर चुके हैं। तो कौन कौन? देखो पहले मैं देखता हूं थोड़ा सा सॉरी, देखिए देखते हैं अब तक के हमारे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं कौन कौन है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, सबसे पहली बार जो हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था, आप सबको पता है, उनका नाम था वीवी गिरी। और ये कब बने थे बताओ? 1969 में। ये कब बने थे? 1969 में। क्यों बने थे? तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और उनकी जब मृत्यु हुई पद के दौरान, पद पर थे तभी उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद, क्योंकि 1967 में वो भारत राष्ट्रपति बने, और 2 साल के बाद उनकी मृत्यु 2 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसमें भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम किए। ठीक है, तो किसके स्थान पर किए थे? ये किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्थान पर। और इन 67 से लेकर 1969 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे, और 69 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हुआ क्या कि अब बीबी गिरी को चुनाव लड़ना था, किसका? राष्ट्रपति का। तो बीबी गिरी ने क्या किया, मात्र कुछ महीने मतलब मात्र 2 माह तक ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद हमको पता है कि जब भारत का राष्ट्रपति नहीं है तो कौन पद पर काम करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तब कौन काम करेगा? भारत का सीजीआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वह राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनके पद पर काम करेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश सीजीआई भी नहीं है तब कौन काम करेगा? तब सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ जज होगा वह राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक पद पर कार्य करेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये मात्र 2 माह तक थे
2 माह तक ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद फिर उस समय जो भारत के सीजीआई थे उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह खां। एम हिदायतुल्लाह खां, ठीक है। 1969 में ये भारत के सीजीआई हुआ करते थे और ये लगभग 4 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए। लेकिन तीसरी बार कब हुआ? तो तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर काम किए, उनका नाम था बेडी जत्ती। क्या नाम था बताओ? बेडी जत्ती। और भारत के उस समय 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति रहा करते थे, ठीक है। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। 1974 में उनको चुना जाता है राष्ट्रपति, लेकिन 1977 में उनकी मृत्यु हो जाती है पद के दौरान। और उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था बेडी जत्ती। तो बेडी जत्ती ने क्या किया था? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। तो तीसरे लिख लीजिए यहाँ पे कौन थे? वीडी जत्ती। और ये क्या थे? तो ये थे उस समय भारत के उपराष्ट्रपति। और कब किए थे बताओ? 1977 में, ठीक है। 6 माह तक ये थे। 6 माह के बाद फिर चुनाव हो जाता है। चुनाव होने के बाद फिर नए राष्ट्रपति नियुक्त हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कार्यकाल जो है हमारा वो कितना होता है, और कार्यकाल के पहले अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा, और कितने राष्ट्रपति हमारे कार्यवाहक के रूप में कार्य कर चुके हैं। थोड़ा सा एक बात हम और यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति अगर ना हो, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए देखिए, जैसे हम यहां पे बताया आपको कि अगर राष्ट्रपति हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में अब भारत का राष्ट्रपति कौन होगा बताओ? वो होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 65 में। लेकिन अगर मान लीजिए इनकी भी मृत्यु हो जाए तो उस कंडीशन में अब भारत का जो राष्ट्रपति है कार्यवाहक के रूप में कौन काम करेगा? तो भारत का सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा। लेकिन याद रखो, अगर इनकी भी मृत्यु हो जाए तो उस कंडीशन में अब कौन काम करेगा? तो वो काम करेगा सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन? सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वरिष्ठतम जज है, वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यहां तक बात को आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 57 क्या कहता है। चलिए आर्टिकल 57 क्या है? देखिए आर्टिकल 57 कहता है राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति। क्या राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति हो सकती है? तो आप क्या कहोगे? हाँ, यस हो सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति एक बार जब तक उसकी इच्छा हो तब तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो जीते चाहे न जीते। लेकिन हम अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 1951 में एक बदलाव किया गया और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ दो बार अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तीसरी बार नहीं लड़ सकता। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा है, यहाँ पे आर्टिकल 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति होगा जब तक उसकी इच्छा है, जब तक सांसें हैं, जब तक लड़ना है तब तक क्या करिए? लड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह जब तक उसकी इच्छा हो तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है अगला आर्टिकल आएगा आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के लिए योग्यता। राष्ट्रपति के लिए योग्यता। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहली योग्यता आप सबको पता है कि क्या होगी, बताइए। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक। लेकिन कब से भारत का नागरिक होना चाहिए? कब से? जन्म से नहीं। वर्तमान में जब वो राष्ट्रपति लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तब वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। वर्तमान में अर्थात जब वो पर्चा दाखिला करने जा रहा है तो उस कंडीशन में वह भारत का वर्तमान में नागरिक होना चाहिए। जन्म से बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि वह मिनिमम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान में मिनिमम का प्रावधान है, मैक्सिमम का प्रावधान नहीं है। मैक्सिमम कितनी उम्र का होगा, चाहे 150 साल का होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 35 वर्ष का होना चाहिए। 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ का पद मतलब क्या हो, लाभ का मतलब यह है कि कोई भी सरकारी जॉब ना कर रहा हो, सरकारी जॉब कर रहा है यानी संघ, या कह सकते हैं कि संघ सरकार या राज्य सरकार से पैसा ना ले रहा हो, तो वो अगर पैसा लेगा तो इसका मतलब वो लाभ के पद के अंतर्गत आएगा। और अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, पहले उसको वहां पे उसको वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो नियम बनाता है वह अपने लिए भी क्या करता है, अपने को अपवाद रखता है। और यहाँ पे अपवाद क्या है, अपवाद ये है कि कौन कौन नहीं आएगा भैया, राष्ट्रपति जो होंगे वो लाभ के पद पर नहीं आएंगे, उपराष्ट्रपति जो होंगे वो लाभ के पद पर नहीं आएंगे, राज्यपाल जो होगा वो क्या होगा, लाभ के पद पर नहीं आएगा, केंद्र और राज्य के सभी मंत्री, केंद्र और राज्य के सभी मंत्री वो क्या होंगे, लाभ के पद पर नहीं आएंगे। अर्थात अगर उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना है आपको, तो पद पर रहते हुए आप चुनाव लड़ सकते हैं, वो लाभ के पद के अंतर्गत काउंट नहीं होगा। बस यही है कि जो संविधान बना रहा है, जो नियम बना रहा है, वो खुद को अपवाद के रूप में रखा हुआ है ना। आम व्यक्ति तो है, कोई दिक्कत नहीं है, आम व्यक्ति, क्योंकि आप जानते हैं एक मैटर हुआ था यहाँ पे ओपी चौधरी का, ओपी चौधरी जी पता है आपको ना, वैसे डिटेल से हम आगे पढ़ाएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे संसद तो बताएंगे कि लाभ का पद क्या क्या होता है। और इसको लेकर के जो बहुत सारे केस आए थे संविधान भारतीय जो न्यायालय में जो केस आए थे, ठीक है, वो क्या क्या थे उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आगे देखते हैं इसमें और क्या है, और क्या है इसमें देखिए पहले ध्यान से। चौथी पॉइंट है उसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति बनेगा, जो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य व्यक्ति होगा उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए। अब ये क्या है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। देखो संविधान सभा के मेंबर को पता था कि भारत में बहुत सारे ऐसे विशाल व्यक्ति बैठे हैं ना, जिनका कोई मतलब नहीं, बस चुनाव लड़ना है कि भैया आओ चुनाव आया है राष्ट्रपति का और लड़ते हैं ना, और दिखाते हैं। क्योंकि समाज में अगर एक बार पर्चा अगर दाखिला कर दिए तो ये कहेंगे कि ये क्या है, हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़के आए हैं ना, तुरंत सीट छोड़ दो, बगल ओढ़ो, हम बैठेंगे, हम क्या है, महान पुरुष हैं। तो इसलिए संविधान सभा के मेंबर ने क्या कहा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा और कहा कि जिसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे वही व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा। अर्थात जो जिसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे कि हाँ भैया आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या करिए, एमपी और एमएलए जो कि उसके पास होंगे वही व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। बाकी आप जानते हो कि वो व्यक्ति पागल दिवालिया ना होना चाहिए। पागल मतलब जानते हैं, सड़क पर छिलके ना बिनने। दिवालिया का मतलब जानते हैं, बैंकक्रप्ट ना हो। तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे अगर ये सभी योग्यताएं पूरा कर रहे हैं तो इस कंडीशन में वो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हैं। तो मित्रों देखिए, आज सोच रहे हैं कि ज्यादा अगर हम कर देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी होगी तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं इतना रख रहा हूं, और कल की वीडियो में मैं जो आर्टिकल छूट रहे हैं, आर्टिकल 59, 60, 61 जो इम्पीचमेंट है अर्थात जो महाभियोग है, उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम गोली तरीके से, जैसे गोली होती है ना एकदम घुस जाती है, उस तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएगी। ठीक है, तो आप बने रहिए इसे चैनल पर हमारे, और मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।